अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मकई पर बात करेंगे। मकई की काश्त कैसे की जाती है, इसकी फ़सल को कैसे संभाला जाता है, बर्दाश्त कैसे होती है, इसमें आगे बढ़ने के क्या मौक़े हैं, इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहकम हमाद साहब। डॉक्टर मोहकम हमाद साहब शोबा एग्रोनॉमी में पढ़ाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ज़रूरी यूनिवर्सिटी मुल्तान। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ख़ान। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़राअत तोसी खानेवाल में, और उनके साथ तीसरे मेहमान हैं उमैर मडल साहब। आप मिसाली काश्तकार हैं और मकई की फ़सल को बेहतर अंदाज से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो है दुनिया भर में मकई बतौर फसल कहाँ खड़ी हुई है, इस आगे बढ़ रही है, पीछे हट रही है, इसकी डिमांड क्या है, इसका एक ओवरऑल जो मंजर है वो क्या है? सर, जो डेवलप्ड कंट्री है ना, यूरोपियन कंट्री है, तो स्पेशली अमेरिका है ना, उनकी स्टेपल फूड मेज़ है। ठीक तो है। वो डेवलप्ड कौमें जो है ना, अगर आसान अल्फाज में स्टेपल फूड से क्या मुराद होगी? मतलब उनकी बुनियादी जो बुनियादी खुराक उनकी मेज़ है। ठीक है। और इसी तरह बाकी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी बुनियादी खुराक मेज़ है। अब मेज़ उन्होंने क्यों चूज़ की है? बाई चांस नहीं, उन्होंने चूज़ की हुई है। सोच समझ के फैसला किया सोच होगा, समझ के इसमें फैसला न्यूट्रिशन किया होगी, सेहत के लिए अच्छी होगी। आज भी हम कॉर्न ऑयल जो है वो ढूंढ के लेके आते हैं पकाने के लिए। इसका मतलब है इसमें सेहत है, मकई में। और दूसरा ये है कि इसमें सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है। हमारी स्टेपल फूड या पसंदीदा खुराक जो है ना, गंदम है। तो गंदम साल में एक मरतबा होती है, मकई साल में 2 आपकी अपनी पसंदीदा खुराक क्या है? मेरा अपना काम भी मेज़ पे है। वैसे मेरी अपनी, आप ज़्यादा खाते पीते क्या है? तीनों चीज़ें आपके पास पड़ी हों जो हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो किस चीज़ को लाइक करेंगे? तो मैं तो ज़्यादा चने को करता हूँ। चने को करते हैं। उसकी कोई खास वजह? आप उस्ताद भी है, रिसर्च करते होंगे ना, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि उम्र का तकाजा है, उसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह कम है। सेकंड चॉइस जो है वो मकई होगी, और फिर सेकंड चॉइस मकई होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में रुझान मकई की काश्त का बढ़ रहा है, लोग इस तरफ आना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी यही मंजर है, मकई की काश्त बढ़ रही है। तकरीबन पाकिस्तान में हर साल मकई की काश्त बढ़ रही है। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है, तकरीबन 3% इस ईयर बढ़ी है। ठीक है। एरिया बढ़ा है और प्रोडक्शन 6% बढ़ी है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर इसी रफ्तार से भी इजाफा होता रहे तो ये अच्छा इजाफा है। अच्छा 3% मतलब अगर हमारी एरिया और प्रोडक्शन 6% जो है, अगर इसमें इजाफा होता है तो अच्छा इजाफा। हम गंदम की रिक्वायरमेंट लोगों की, अपनी आवाम की पूरी नहीं कर पा रहे, तो हमें कोई दूसरा नेमुल बदल इसके सिलसिले में ढूंढना होगा। तो इसमें मकई बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को शरीक करता हूँ। ये तो अजीब सी बात इन्होंने कही कि हम गंदम की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहे, इसलिए मकई की तरफ आए। आप इससे एग्री करते? भाई, गंदम तो हम मज़ीद भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर इन दो फसलों का मुवाजना किया जाए कि गंदम अच्छी है या मकई अच्छी है, दोनों ही फूड हैं, अपनी खुराक की ज़रूरत पूरा करने के लिए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये हम मकई में कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान जो है, पंजाब ख़ास तौर पर कहाँ खड़ा हुआ है? डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका, आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। गुजारिश ये है कि जो गंदम है वो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत है, बुनियादी चीज़ है। ठीक है। हमारे रिवायात में, हमारे निज़ाम में वो शामिल है। जो मक्की की बात करते हैं, जिसको हम मेज़ भी कहते हैं, अमेरिका में उसे कॉर्न कहते हैं। ठीक है। और उसका जो यूज़ है वो बिल्कुल और है। हम इसको मतलब स्टेपल मकई फूड की में नहीं रोटी जो करेंगे, है वो स्टेपल फूड में नहीं करेंगे। जब मैं बात करता हूँ काश्तकार की, ज़राअत की, ठीक है, तो जो ये मक्की है, इसने जो इतना ज़्यादा एरिया लिया है कॉटन का, और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो उसकी कुछ वजूहात हैं, हमें वो समझना देखना बहुत ज़रूरी है। एज ए काश्तकार मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं वो क्रॉप ग्रो करूं जो इकनॉमिकल हो, जिससे मुझे फ़ायदा हो। इस पे बात करते हैं, लेकिन मैं ये अभी मकई की हम ज़रा बुनियादी चीज़ें जानना चाह रहे हैं कि मकई जो है वो हमारे सामने 4 रोटियाँ पकी हुई हों गंदम की, वो तो हम खा जाते हैं। दूसरे वक्त में अगर फिर मकई की रोटी रख दी जाए, पहले हमने खाई हो, तो फिर हम हाथ खींच लेते हैं। तो इसकी क्या वजह है? ये हम गंदम के आदी हो गए हैं, या इसका फ्लेवर हम इतना इन्हांस नहीं कर सके कि बाकी कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती? हम अजीब सी कौम है ना, सिर्फ रोटी पर जोर देते हैं, चाहे वो जिस चीज़ के साथ मिल जाए। इसकी वजूहत बेसिकली रोटी जो है ना, या जो ये गंदम से हम हासिल करिए, हमारी एक तो रवायात में आ गया, हम इसको डेली यूज़ में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरिया पे काश्त होती है। दूसरा है मक्की का इस्तेमाल रोटी के तौर पर बहुत कम है। उसकी वजह यही है जो आपकी चॉइस है, हैबिट चॉइस। हमारी ये नहीं है चॉइस, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर हमें जो टेक्सचर हमारी बॉडी के हिसाब से वीट से मिलता है वो मक्की से नहीं मिल सकता।
फिर हमने हमारा तो ये देखा है जी, कंपोनेंट नहीं है। नूडल्स खा लिए हैं, राइस खा लिए हैं, वो कहते हैं जी रोटी किधर है जी, रोटी तो अभी खाई नहीं है। ठीक है, खाना तो नहीं खाया अभी, खाना तो खाना है। हमारा खाना उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक उसमें गंदम की रोटी ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे मजीद मकई पे मजीद बात करते हैं। उमैर बड़ल साहब, ये बताएं कि आपका इलाका कौन सा है, पहले तो ये बताएं जहाँ आप कस्बा मडल जी मुल्तान के बिल्कुल ही करीब है कस्बा मडल। अच्छा, कब से मकई काश्त कर रहे हैं? तकरीबन कोई 5-6 साल से अब ज्यादा मकई काश्त हो रही है। पहले हमारा कॉटन एरिया था। आपने कॉटन की जगह पे मकई काश्त करना कॉटन का जब सीड नहीं होगा तो फिर मकई पे आ गए हैं शुरू- जी। ठीक है, मकई का सीड मिल जाता है, जी जी बिल्कुल मिल आसानी से सकता है मिल जी। जाता है, बिल्कुल महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है? पहले तो सीड अब सीट तो पे बात करते हैं, मैं जरा पहले थोड़ा सा आपका 7.5 एक इम्प्रेशन जानना चाह रहा हूँ। तकरीबन पहले 7,500 का बैग मिलता था जी पर एकड़ का। अब जो है वो 11,000 का मिल रहा है जी पर एकड़ का बैग जी। बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है। फिर आप इसको कहते हुए क्यों खौफजदा हो रहे हैं भाई, ये बड़ा महंगा है जी बीज। हाँ, हाइब्रिड हो जो भी हो, बीज तो बड़ा महंगा है। पहले भी हाइब्रिड आता था जी 7,500 8,000 का हाइब्रिड ही मिलता था। अब वही हाइब्रिड मिल रहा है जी 11,000 में मिल रहा है जी। तो कास्ट तो बहुत बढ़ गई। अच्छा, ये बताएं कि आप फी एकड़ पैदावार कितनी लेते हैं? 100 से 120 मन पर एकड़ यील्ड आ रही अच्छा, है। वाह जी वाह, आप खुद ले रहे हैं? जी बिल्कुल मैं खुद। अच्छा, कमाल कर रहे हैं। ये नुस्खा हमें बाकी काश्तकारों को भी बताइएगा कि 100 से 120 मन कैसे ले रहे हैं। बाकी तो काश्तकार अभी 40-50 के करीब करीब फिर रहे हैं, आगे नहीं आ पा रहे। ये हमसे आपसे पूछेंगे इसमें। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो हाइब्रिड बीज है, पहले तो मुझ समेत नाजरीन को भी बताएं कि ये हाइब्रिड का मकसद है क्या, हाइब्रिड है क्या बुनियादी तौर पे? जब हम कहते हैं ये जनाब देसी बीज है, ये हाइब्रिड बीज है, दोनों में फ़र्क क्या है? सर, इस हाइब्रिड बीड में जो है ना क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। आसान अल्फाज में बताएं ताकि मेरे जो व्यूअर हैं वो समझ पाएँ कि जी क्रॉस पॉलिनेशन है क्या। ये क्रॉस पॉलिनेशन आसान लफ्ज़ है, इतना भी मुश्किल नहीं है। इसमें ये होता है कि मेल एक पौधे से लेते हैं, फीमेल दूसरे पौधे से लेते हैं। ठीक है। तो इनमें जो जेंडर में डिफरेंस आ जाता है ना, तो इसमें फिर ये होता है कि उसकी अच्छा, मतलब दो पौधों के मिलाप से आप एक बीज अगर एक ही पौधे से निकला है तो वो शायद इतना मौसर नहीं होगा। आपने उसी बीज को दो पौधों के मिलाप से बनाया है, तो उसमें बीमारियां कम हो गई हैं, पैदावार बढ़ने का अमल जो है वो तेज हो गया है, तो इसलिए इसे हम हाइब्रिड का नाम दे देते हैं। दो पौधे भी खुद सेलेक्ट करते हैं कौन से अच्छे हैं, उनमें वेरिएशन आए। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि आप सारे हमारे इतने लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, एक्सटेंशन के लोग भी काम कर रहे हैं, एग्री रिसर्च में बड़ा काम हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा काम हो रहा है जी, ऐसे। लेकिन हाइब्रिड बीज के लिए हम अभी भी जो है वो ऐसे एड़ियाँ उठा उठा के बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो उधर से बीज आएगा तो हम उगाएंगे हमारे पास। मेज़ का तो खुद कर रहे हैं पाकिस्तान में, मेज़ का खुद कर रहे हैं। कितने फीसद मेज़? 100% मेज़ का खुद ही कर रहे हैं। इधर ही कंपनियां हैं वो 100% इधर ही करती हैं। अच्छा, तो ये जो हमारे पास बीज है हाइब्रिड जो है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो बीज है उसके मुवाजने का है, उसके मुताबिक है? तकरीबन ये उसके बराबर का है, लेकिन जो आगे यील्ड का गैप आ रहा है फिर वो कल्चरल प्रैक्टिसेस में आ रहा है, न्यू फर्टिलाइज़र वगैरह में और दूसरी इनपुट वगैरह में आ रहा है। तो सीड हमारा माशाल्लाह अच्छा है। मेज़ की इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्या है फी एकड़ पैदावार? इंटरनेशनल प्रोडक्शन तो ये चली जाती है 180-200 मन पर एकड़ तक कहाँ चली खड़े हुए हैं उमैर साहब? मैं तो आपके 120 मन पे खुश हो रहा था। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 180 200 180 से 200 मन, तो इसका मतलब हम तो बहुत पीछे बहुत पीछे हैं। अभी भी हमारे काश्तकार वो 40-50 पे फिर रहे हैं, 40 के करीब जो है वो पैदावार ले रहे हैं, तो बहुत पीछे हैं। तो ये डॉक्टर साहब देखें ना, ये आपकी भी जिम्मेदारी, चले एक्सटेंशन वालों की जिम्मेदारी है सो है, लेकिन आप अपनी जो रिसर्च करते हैं, जो तहकीक करते हैं, उनको किताबों में बंद करके अलमारियों में रख देते हैं। इसको आप पहुंचाएं काश्तकारों तक, वो रास्ता ढूंढें कि किस तरह उनको ये बताया जाए कि वो आगे बढ़े। तो पहले तो बात थी कि फार्मर मेज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहा था। अब जब उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हुआ, मजबूरन अडॉप्ट कर रहे हैं, इसमें तो आपका कोई कमाल नहीं है। अब जाहिर है पैसे अच्छे मिलने लगे तो अडॉप्ट कर लिया। आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई फिर किसी और फसल के पैसे अच्छे मिलेंगे तो उधर अडॉप्ट हो जाएगा। नहीं, हम तो अपनी तहकीकात देते थे ना, फार्मर उसको अडॉप्ट नहीं करता था कि गंदम से बाकी चीज़ों से हमें अच्छा मिल रहा है। हम तो यही चीज़ें कैलकुलेशन पहले से दे रहे थे कि आप गंदम को साल में एक मरतबा करते हैं और ये मेज़ जो है 2 टाइम होती है साल में, और इसी तरह यील्ड गंदम की मैक्सिमम 50 मन पर एकड़ तक जाती है और ये 100+ तक जाती है। तो ये वाज़े डिफरेंस है। अच्छा, ये वैसे हमारी कामयाबी नहीं है कि अगर हमारा काश्तकार मजबूर होकर मकई की तरफ आया है, तो ये हमारे इदारों की कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये होती कि हम अल्टरनेटिव क्रॉप्स होने के बावजूद उसको खींच के लाते कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, और हमारी डिज़ाइन इस तरह होता कि हम अपने काश्तकार को लेके आते कि जी ये हमारी ज़रूरत है, ये मेज़ की ज़रूरत है, ये वीट की ज़रूरत है, ये राइस की ज़रूरत है, उस पर हम एडॉप्शन लेके आते। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो महकमा है
उसने भी मकई की फसल के फ़रोग के लिए कुछ काम किया है, या आपने भी अल्लाह का आसरा किया कि जी ठीक है जब काश्तकार आ जाएगा तो इधर आ जाएगा? डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि क्रॉप है ना, ये फार्मर ने ग्रो करनी है, पहली बात जो चीज़ है। अब उसने देखना कि जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि काश्तकार देखना है कि मुझे इकनॉमिकली मुआशी तौर पे फ़ायदा कहाँ होता है। ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है इसके मुख्तलिफ विंग्स हैं, तो हमारा जो रिसर्च का विंग है वो रेगुलर रिसर्च आज से नहीं बहुत पहले से कर रहा ठीक है। है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त स्टैटिस्टिकल जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले 5-6 सालों में फार्मर्स के पास ये चॉइसेस मौजूद थी। हमारे पास फार्मर की टाइप्स हैं, ठीक है। इनोवेटर है, जो एडवांस है, जो आगे है, जिसके पास रिसोर्सेज है, प्रोग्रेसिव ग्रोअर है। वो फार्मर्स ने इस चॉइस को लिया। ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में देखें, हमारे पास ये जो मेज़ थी अपर पंजाब में थी, ओकाड़ा के एरिया, पाकपतन के एरिया में मेज़ मौजूद थी, लोग लगा रहे थे। ज़ेरी पंजाब में बड़ा कम लेकिन था। यहाँ पे चूँकि कॉटन था तो कॉटन को लोगों ने रिप्लेस किया। उनको बेनिफिट, उनके पास चॉइसेस मौजूद थी। मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टीनेशनल कंपनी और हमारी नेशनल कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा 30 से 40 कंपनीज़ के पास इस वक्त अपना हाइब्रिड सीड मौजूद है। हमारा जो अयूब रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, उनके पास भी हाइब्रिड वैराइटीज़ मुख्तलिफ मौजूद हैं। हमारे पास चॉइसेस हैं दो, एक है आम वैराइटीज़ जिसको सिंथेटिक वैराइटीज़ कहते हैं, और दूसरी वो हैं जो हाइब्रिड है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। सीड का महंगा होना प्रॉब्लम नहीं है, सीड का वाइबल होना, पोटेंशियल रखना, ये मेन चीज़ है। अब इसमें हुआ क्या है, लास्ट 5 ईयर से हमारा जो स्प्रिंग सोइंग है, बहारिया है, ठीक है। वो 5-6 लाख एकड़ से पंजाब के अंदर जो एरिया इंक्रीज होके 11.5 लाख एकड़ हो चुका है। तो ये अच्छा, 50% almost double हो गया। हाँ, डबल हो गया। ठीक है। तो इट मीन्स ये है। और इसी तरह जो हमारी खरीफ की सोइंग है, जो आमतौर पे जुलाई और अगस्त के मिड में काश्त होती है, उसका रकबा 15 लाख एकड़ से कम होके वो 12.5 लाख हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फार्मर खुद एक लेबॉर्ट्री है, उसको पता है मुझे कहाँ पे इकनॉमिक्स मेरी बेहतर काम करना है, तो वो शिफ्ट हुआ है खरीफ से बहारिया की तरफ। रीज़न बिहाइंड कि उसको नज़र आ रहा था। और इसी तरह पैदावार जो प्रोडक्शन है वो खरीफ में कम है, बहारिया में ज़्यादा है, तो उसने बेनिफिट गेन किया दो तरह की। एरिया इंक्रीज़ हो गया, डबल हो गया पंजाब के अंदर, और इसी तरह उसके साथ उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुई। तो अल्टीमेटली फार्मर को जो उसकी CBR है, जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशो कहते हैं, वो पॉजिटिव गई है। ये हम जिसका फार्मर से ही benefit- पूछते हैं कि जी ये उसका जी, रुझान बिल्कुल क्या ऐसे ही है। है। मैं ज़रा एक ब्रेक ले लूँ, हम मकई पे तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मकई की काश पे बात कर रहे हैं। मयर मॉडल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप सारा हाइब्रिड यूज़ करते हैं बीज, या देसी भी इस्तेमाल करते हैं? सिंथेटिक नहीं, हाइब्रिड यूज़ करते हैं। अच्छा, देसी बिकता है मार्केट में? बिकता होगा सर, लगता भी होगा, बिकता भी होगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप 1 एकड़ में कितना बीज डालते हैं? पर एकड़ का बैग होता है जी, बना बनाया बैग में? बना बनाया बैग। वो अंदाज़ा कितना होता है? 10 किलो, 12 किलो? 8 किलो सर। 8 किलो। अच्छा, 8 किलो काफ़ी रहता है? जी जी, पर एकड़ बहुत है जी। बहुत है। और पैदावार आ जाती है तकरीबन 120? तकरीबन 100 से 120 के दरमियान है जी पैदावार। क्या रेट क्या मिलता है? 15 से 1600 बेची है जी इस दफा तो। बचत कितनी होगी? वो पैसे बताएं जो जेब में आ गए, खर्चा खुर्चा निकाल के, एकड़ में अंदाज़ा। बस अंदाजा जी तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये तो दे जाती है जी मुझे पर एकड़ जी। उससे खुश है 70-75? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, बाकी फसलों से या बेहतर? बाकी फसलों से बेहतर है जी। अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ काश्त कर रहे हैं मकई के अलावा? जी जी, मकई के अलावा शुगर केन भी है जी मेरे पास। अच्छा, ज़्यादा मुनाफा कहाँ मिलता है, शुगर केन में या मकई? शुगर केन में तो है जी, लेकिन वो पूरे ईयर की फसल है, ये 90 डेज या 120 डेज की फसल है, इसमें ये फायदा है ठीक हो हमें। गया, ठीक हो गया। तो आप कितनी दफ़ा काश्त करते हैं मकई? साल में 2 दफा। 2 दफ़ा काश्त करते हैं। एक ये बहारिया हो गई स्प्रिंग की, आप जब फरवरी में काश्त करते हैं। फरवरी काश्त, और एक हो गई जुलाई काश्त। अच्छा, मैं असल में काश्तकार को ज़्यादा इसलिए फोकस करता हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा जी काश्तकार सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है, ठीक है, वो क्योंकि जो नफ़ा नुकसान है वो बराह रास्त काश्तकार ने फेस करना है, ठीक है ना जी। हम तो सारे मशवरे देंगे, आपको नफ़ा होगा नुकसान होगा, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना जी। असल में आपने सोचना है। तो ये बताएं कि ये ठीक है कि भी आप 75,000 रुपये मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन जाहिर है इसमें आप अपनी ज़मीन की कास्ट भी नहीं डालते, आप अपनी जो आप खुद वहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी तनख्वाह भी नहीं शामिल करते। अगर वो शामिल करें तो शायद ये हमारी प्रोडक्शन या पैदावार
वो कहीं कम है और इसमें से जो मुनाफा मिलना चाहिए वो भी कहीं कम है। इसका एक पहलू ये है कि हम आज भी अगर कहीं बड़े रेस्टोरेंट में मकई का सिटा ले लें जो कोई स्ट्रॉ पर लगा हुआ होगा तो उसकी कीमत 250 रुपये एक सिटे की होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है ना जी। और हम हैरान होते हैं कि भाई ये तो वहाँ काश्तकार कह रहा है जी मैं 1500 रुपये मन बेच के आ रहा हूँ, जहाँ एक सिटा जो है वो 250 रुपये का मिल रहा है। तो ये इस पहलू पे भी आपने गौर किया है कि आप अपनी फसल को जो बेचें वो इस अंदाज से बेचें कि भाई उससे मुनाफा ज़्यादा मिल सके, या बस ऐसे ही काटते हैं जो आया उसको दे दी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, तो गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जी। ठीक है, गवर्नमेंट का रेट एक तयन होना चाहिए। ठीक है। अभी कोई आपको फिक्र होती है कि भाई मकई काश्त की है तो पता नहीं इसका रेट क्या मिलेगा, या आप ये अंदाज़ा होता है कि इतना रेट तो मिल ही जाएगा? बिल्कुल मिल जाता है जी, 100 ऊपर या 100 नीचे बिल्कुल मिल जाता है, वो नहीं है मसला। मतलब बहुत परेशानी वाली बात नहीं नहीं जी, होती। नहीं, जैसे वो कोई- कई दफ़ा ऐसा होता है ना जी, हमारे आलू के साथ हशर नशर हो जाता है, टमाटर के साथ खास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। मकई का इस्तेमाल असल में बहुत ज़्यादा चीज़ों में हो रहा है, इसलिए ये रुकती नहीं है जी। ठीक है। रेट ऊपर नीचे हो जाए लेकिन बिक जाती बिक है जाती जी। है। अच्छा, किसान आपके तंग नहीं हो रहा इर्द गिर्द जो काश्तकार हैं जी। उनका रुझान मकई की तरफ है ज़्यादा या कम? मकई की तरफ ज़्यादा आ रहा है ना सर। 4 महीने की फसल है सर, पैसे भी रिजनेबल दे जाती है सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मकई काश्त करने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए? मतलब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप बीज चौपा लगाएं, आप काश्त किस तरह करें, ठेले किस तरह बनाएं, फासला एक पौधे का दूसरे पौधे से कितना होना चाहिए, ये बड़े टेक्निकल मैटर्स है। अच्छा, काश्तकार इसमें थोड़ी सी गलतियां कर जाते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादा बीज डाल देते हैं कि ज़्यादा पौधे हो गए, फासला कम होता है, उससे नुकसान हो जाता है। तो ये क्योंकि आप खुद रिसर्चर हैं, अपनी तहकीक जो आपने की हुई है उससे बताएं कि मकई के लिए, उसकी काश्त के लिए क्या एहतियातें हैं जो करनी चाहिए? जो सीड मकई का रिकमेंडेड है ना 8 kg पर एकड़ है। ठीक है, तो वो जो काश्त करते हैं हम रिज पे करते हैं। मजीद पहले ज़मीन की अच्छी तरह से तैयारी करके उसको रिज पे सोइंग करते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है 20 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और रो टू रो डिस्टेंस होता है 75 सेंटीमीटर। तो इस लिहाज से जो 1 एकड़ में पौधे बन रहे होते हैं तकरीबन वो 6 लाख बन रहे होते हैं। नहीं, 30 से 35 हज़ार। 30 से 35 हज़ार। अच्छा, और इससे अगर बढ़ जाए तो फिर क्या करें? वो पौधों को निकाल दें या बस ठीक है ज़्यादा पौधे हो गए तो ठीक हो गए? पौधों की तादाद अगर बढ़ जाती है 30 से 35 हज़ार से 1 एकड़ में तो ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अगर 5-7 हज़ार बढ़ जाते हैं तो कोई फर्क नहीं, इसके बाद में हम वो थिनिंग करते हैं, उसमें से पौधे निकाल देते हैं, क्योंकि पौधे से एक फासला होना फासला ज़रूरी है, क्योंकि उसने खुराक, हवा, पानी और बहुत सारी चीज़ों के लिए मुकाबला करना है। ये तो जो आपने गैप बताया, इस गैप को लाजमी होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर नहीं होगा तो फिर वो आपकी पैदावार मुतासिर। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये आपने काश्त कर ली, ठीक है ना जी, काश्त कर ली। अब जैसे ही आप काश्त करते हैं साथ ही जो है वो जड़ी बूटियां भी साथ साथ शामिल हो जाती हैं, आप पानी देते हैं, खुराक देते हैं, वो भी साथ साथ ले रही होती हैं। तो जड़ी बूटियों की मैनेजमेंट के लिए काश्त के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हैंडल करें तो? जी, एक परी इमरजेंस होती है हर्बिसाइड, वो अप्लाई करते हैं। और उसके बाद अगर फिर भी कंट्रोल ना ये तो हो, केमिकल वे हो गया ना? केमिकल कोई नेचुरल वे भी है कि हम कोई जिससे गोडी शोडी है या कोई और तरीका का? गोडी शोडी इतना लार्ज स्केल पे अफोर्ड नहीं कर सकता फार्मर। दूसरा ये है कि मकई जो है ना C4 प्लांट है, तो इसमें खुद में रेजिस्टेंस है। मतलब गंदम में अगर जड़ी बूटियाँ उगाएं तो गंदम सप्रेस हो जाती है। इसको बस पहले 15-20 दिन या 1 महीना का मार्जिन मिल जाए, फिर ये वीड्स को खुद ब खुद सप्रेस कर देती है। इसमें एक इफेक्ट होता है केमिकल एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है। इनकी अपनी बात आपने बताई कि वो जड़ी बूटियों को खुद ही मार देती है, थोड़ा सा मार्जिन से ऊपर नी हाइट पे आ जाए तो फिर वो जड़ी बूटियों को खुद ही सप्रेस कर देती है। तजर्बा किया आपने ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही है सर, जैसे फसल बड़ी हो जाएगी, नीचे छांव आएगी, वो जड़ी बूटियां वैसे ही मर जाएंगी। अच्छा, ठीक है। इनके क्योंकि पौधों में आपस में अल्लाह ताला ने नेचर में रखी है, इनके रूट से कोई केमिकल निकलते हैं जो इनको एलिलोपैथिक केमिकल कहते हैं, और ये फिर बाकी जो जड़ी बूटियां हैं उनको सप्रेस कर देती हैं। मतलब जड़ी बूटियों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मकई अगर आप काश्त कर रहे हैं तो जड़ी बूटियों का हमला ऐसा नहीं होगा जिसमें बहुत ज्यादा फिक्र इतना ज्यादा अक्सर ये बताएं कि हमने ये तो चलें बीज भी हमने हाइब्रिड ढूंढ लिया, खेलें भी बना ली, काश्त भी कर दी, अब खाद का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो बैलेंस खाद भी चाहिए। हमारे यहाँ तो अक्सर ये होता है कि भाई पानी जितना ज़्यादा मिल जाए, जब मौका मिला है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, खाद अगर मिल गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दे दो। उसकी कोई जो बैलेंस हम एक तवाज़ुन रखते हैं उसको हम छोड़ जाते हैं। तो ये मकई की काश्त के वक्त जो है वो खादों का एक मतवाज़न शरह क्या हो सकती है?
डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है आपका, और आजकल वैसे भी खाद का काफ़ी बुरहान है। महकमा ज़राअत तौसी अपने जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं उनमें बड़े क्लियर मैसेज है, हमारी जो सिफारिशात होती हैं। आपने पहले क्वेश्चन किया ज़मीन के हवाले से। मक्की बुनियादी तौर पे ऑयल सीड क्रॉप है, डीप रूटेड फसल, डीप इसकी जो जड़ है वो नीचे जाएगी, कितनी नीचे जाती है? कम अज़ कम 2, 2.5, 1.5 तक ये चली जाती है। अच्छा। जी, अब क्या है, जो भी डीप रूटेड क्रॉप होती हैं उनके लिए ज़मीन का ज़रखेज़ होना, नरम भी होना, नरम तो करेंगे आप जब हल चलाएंगे, आपको राजा हल चलाना पड़ेगा, नीचे जो तह बन जाती है ज़ाहिर है, उसको अगर वो ब्रेक करने के लिए टूटेगी करना नहीं तो पड़ेगा। फिर नीचे कैसे तो जाएगी? जरखेज़ होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर निकास बेहतर हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये बुनियादी रेकमेंड है। इसलिए कमज़ोर ज़मीन, रेतली ज़मीन, हल्का मैरा ज़मीन भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको चाहिए भारी मैरा ज़मीन। अच्छा, ये रिकमेंडेशन है इसके लिए जो हम मक्की काश्त करेंगे, क्योंकि इसको ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये एग्जॉस्टिव क्रॉप है, इसका मतलब इसलिए ये ज़मीन को नहीं है कि कमज़ोर आपके करना पास ज़मीन फारिग पड़ी है, आपके पास अल्टरनेटिव क्रॉप नहीं है तो आप चुप करके मकई पर आ जाएं। अगर आप ज़मीन का तजिया नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल, ये पहली बात। दूसरी बात जो ज़रूरी है, आपको टाइम जो है ना काश्त का, वक्त काश्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहारिया कर रहे हैं, आप कोशिश करें फरवरी के महीने में कर लें, जो हमारा साउथ पंजाब है। फरवरी के एंड तक कर लें। जी बिल्कुल, ये पूरा महीना है ठीक होगा। फरवरी का, क्योंकि टाइम से सोएंगे होगी और उसका बेनिफिट जो है ना वो क्रॉप को बहुत ज़्यादा होगा। 28 फरवरी तक कर लें या 29 फरवरी तक? ये डिपेंड करेगा साल पे। साल में ठीक होगा। अच्छा, दूसरा ये है, इसी तरह जब आप कर रहे हैं बाहर इसकी खरीफ की काश्त कर रहे हैं जो हमारी है, तो उसमें आपने जुलाई और 15 जुलाई 16 से लेके मिड अगस्त तक करना है, ये टाइम है, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आपने बताई है जो थी इसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कि बीज वो 8 केजी उन्होंने बता दिया, 8 से 10 किलो है। इसके बाद आपने जो पौधों का फासला और पौधों की तादाद, ये बुनियादी शर्त है बेहतरीन फसल के लिए। अगर पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी तो जितने मुख्तलिफ़ किस्म के काश्ती अमूर हैं उसका आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर मेरे पौधे मुझे चाहिए 35,000, जो मैंने तरीक़ेकार काश्त का अपनाया है, वट्टों पर काश्त है, खेल से काश्त है या ड्रिल कर रहे हैं, अब ये डिपेंड करेगा। तो जिससे भी काश्त है, जितने भी पौधे आपके मतलूबा हैं, तो आपका खाद, आपका पानी, आपकी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल होगी, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की खाद जो आपने क्वेश्चन किया है उसका इस्तेमाल मतवाज़न और मुतनासिब हो जाएगा। खादों के हवाले से बुनियादी जो चीज़ है, सबसे पहले जब आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं और आपका नया रकबा है, तो आपने क्या करना है कि आपने उसका ज़मीन का तज्ज़िया लाजमी कराना है। हमारे पंजाब में महकमे ज़राअत की रिसर्च विंग की लेबॉर्ट्रीज़ कैम है, वहाँ से ज़मीन ले मट्टी आप लेके जाएँ, आधा किलो ऊपर से ले लें, छेंच के से ले लें, उसका फ्री ऑफ, उससे 8 से 10 रुपये 12 रुपये पर सैंपल है, कोई फीस नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज्ड है। और वैसे भी महकमा ज़राअत तौसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बड़ा, वो 8 से 10 एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाती है। ये सहूलत आपको प्राइवेट जो कंपनीज है खाद बेचने वाली, वहाँ से भी मैसर है, आप हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब डिपार्टमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, क्योंकि सॉयल हेल्थ क्रॉप के लिए और प्रोडक्शन के लिए बुनियादी शर्त है। अगर सॉयल हेल्थ बेहतर है तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर होगी। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है कि हमें जब पता चल जाएगा, तयन हो जाएगा कि ज़मीन किस नोयत की है, क्या वो ज़रखेज़ ज़मीन है, वो दरमियानी ज़मीन है या कमज़ोर ज़मीन है, हमने खाद का इस्तेमाल उस हिसाब से करना है। अब हमारे पास बुनियादी जो खादें हैं वो 3 हैं। नाइट्रोजन वाली खाद है जिसमें यूरिया है, ग्वारा है। दूसरी जो खाद है वो फास्फोरसी खाद है जिसमें DAP है, नाइट्रोफास है या सिंगल सुपर फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है, ये फास्फेटिक फर्टिलाइज़र है। और जो तीसरी खाद है वो पोटाश है, वो या तो मार्केट में आपको SOP की सूरत में मिलेगी या MOP की सूरत में मिलेगी। आपने इस मक्की के लिए इन तीनों खादों को लाजमी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अब ये डिपेंड करेगा रकबा कैसा है। मैं आम तौर पे बता देता हूँ कि 2 बैग दरमियाना रकबा हो तो 2 बैग DAP बवक्त काश्त आपने नीचे इस्तेमाल करना है। DAP तो बड़ी महंगी है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब महंगी ज़रूर है, इसके रेट्स भी आपने वो इनिशियल कास्ट इतनी पहुंचा दी कि 11,000 रुपये का नहीं, बैग आपके सामने मडल साहब ने बताया कि मुझे 1.5 लाख का, जैसे इन्होंने अगर 100 मन आता है और 1500 रुपये रेट है, 1.5 लाख रुपए है, तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो बनती है 2 बोरी DAP डाल दी है, 1 बोरी पोटाश, 1 पोटाश की डाल दी है। अब वो SOP भी मिलता है, MOP की सूरत में मिलता है, वो आप यूज़ करेंगे। उसको यूरिया जो है वो 3 से 4 बोरियां हैं। 4 बोरियां जी बिल्कुल, लोग डालते हैं शुरू में, नहीं शुरू में नहीं, बवक्ते काश्त आप डालेंगे DAP और पोटाश, उसमें यूरिया नहीं डाल सकते। आधी बोरी अगर कमज़ोर ज़मीन है तो आधी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पहला पानी, दूसरा पानी और तीसरे पानी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप खाद देते जाएंगे, ताकि क्रॉप भी ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि हमें ग्रोथ उसको अच्छी करनी है। अगर ग्रोथ बेहतर होगी तो बाद में जो पोटाश है, फास्फोरस है, उसने उसके तन्ने को भी मजबूत करना है और जड़ों को भी मजबूत करना है। अगर जिस क्रॉप की तना और जड़ें मजबूत है, उस क्रॉप की हेल्थ भी बेहतर है और उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर आएगी। इसके अलावा 2 और खादें हैं,
उसमें एक है जिंक आपने सल्फेट। तो खादों की लाइन लगा दी डॉक्टर साहब, नहीं, एक वक्फा ये ले है। लें क्योंकि वो बड़ा बोझ हो रहा है जी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मकई की काश्त पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल साहब हमें बता रहे हैं कि जी खादों का किस तरह इस्तेमाल करना है, और बहुत सारी खादें बता चुके हैं, अभी भी कुछ पकाए हैं वो भी पूछ लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया जी। मैं आपको 2 खादें और बता रहा था, जिंक और बोरान। ठीक है। अब ये दोनों खादें इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारे रकबे लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं और वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। ठीक है। और चूँकि ये तेलदार फसल है मक्की, तो इसके लिए बोरान और जिंक सल्फेट की सूरत में है मार्केट में। आप अगर वो 33% है तो उस 5-6 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से सफिशेंट है, कोई ज़्यादा मिकदार नहीं है। और बोरान है तो वो बोरेक्स या बोरिक एसिड के नाम से ये मार्केट में दस्तयाब है, मुख्तलिफ कंपनी ने। वो 3 किलोग्राम है, वो 12% होती है, तो वो जी हाँ, वो आपसे 3 किलोग्राम सफिशेंट है। और इतनी वो महंगी भी नहीं है, सस्ती है। इसके इस्तेमाल से होगा क्या, इसके इस्तेमाल से पौधे का जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। और दूसरा, पौधे के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उसका जो सिट्टा है जो और उसके दाने हैं वो बेहतरीन होंगे। उसकी क्वालिटी बेहतरीन है, उसका रेट अच्छा लगेगा। इवन कि खादों के बेहतरीन इस्तेमाल से होता ही है कि पौधा इतना ताकतवर हो जाता है, उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और जो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानदेह कीड़े हैं उनके खिलाफ भी मज़ामत आ जाती है उनके अंदर। और वो उस फसल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर कर सकता है जिसकी फसल खादों के इस्तेमाल के हवाले से कमज़ोर होती है। ठीक है, ठीक है। ये आपने मशवरे बड़े अच्छे दिए खादों के इस्तेमाल के। एक आपने जिक्र किया कि जी यूरिया या कैन गवारा जिसे आपने कहा है, तो क्या ये कैन जो है ये यूरिया का मुतबादिल है? अगर आपको यूरिया नहीं मिल रही, जैसे पुरानी कैफियत रही है, अगर यूरिया नहीं मिल रही तो गवारा डाल दें, ठीक हो जाएगा। देखें, ये इसमें यूरिया में जो है वो हमें फौरी तौर पे अवेलेबल है। दूसरा फ़र्क ये है, यूरिया जो हमें मार्केट में मिलता है वो 46% उसके अंदर नाइट्रोजन है। यानी 50 किलो की बोरी है तो उसमें 23 किलो जो है ना वो यूरिया नाइट्रोजन है। ठीक है। जो इसके मुकाबले में गुआरा है कैल्शियम नाइट्रेट, उसमें इससे हाफ से भी कम है। तो उसकी जो मिकदार है वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमें फौरी तौर पे वो मिल जाएगा। हम आम तौर पे काश्तकार गुआरा को ठंडी खाद कहते हैं, ये ऐसा मिलती रहती है। ये 2 सूरतों में नाइट्रोजन होती है। एक सूरत वो कन्वर्ट होती है तो अमोनिकल फार्म है, एक अगर नाइट्रेट यूरिया फार्म है। नहीं मिल रही तो गवारा डाल दें, गवारा हो जाएगा। अगर इस्तेमाल हो सकती है तो वो की जा सकती है, इसमें कोई हर्क नहीं है। लेकिन इसका जो ज़्यादा असर है वो रेतले रकबे में बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे जो साउथ पंजाब में रेतले रकबे हैं जहाँ पे हैं इलाके, उनमें ये ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, ये जो आपने इतनी मुश्किल सी स्टोरी सुनाई है खादों की, ये काश्तकार को पता है इन सारी खादों का भी इस तरह इस्तेमाल करना? मैं काश्तकार से ही पूछ लेता हूँ। वैसा ये इतनी सारी खादों की इकसाम गिनवाई हैं और उसमें डालने का तरीकाकार बताया, ये आपको तो खैर पता होगा, आप बड़े काश्तकार हैं, लेकिन बाकी इर्द गिर्द जो लोग हैं जो काश्तकार हैं उनको पता है कि भाई किस तरह खाद इस्तेमाल करनी है? बिल्कुल पता है जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। अगर इतनी खादें या ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर पैदावार भी 50-60 मन आएगी, 100 से ऊपर नहीं जाएगी जी। ठीक है, वो मतलब पूरा जोर लगा देता है जी, जोर पूरा लगाते हैं तो 100 क्रॉस कर रही है पैदावार। अच्छा उमैर साहब, ये बताएं कि अब आपने काश्त भी कर ली है, खादे शादे भी डाल ली हैं, पानी का इस्तेमाल किस तरह होगा? चलें ये आपसे पूछ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पानी जो है वो कितने पानी इसको चाहिए होते हैं मकई को? तकरीबन हर 8-10 दिन बाद तो पानी लेती है जी। खेल वाली काश्त कैसे अंदाजा होता है अब इस फसल को पानी चाहिए? मतलब ज़मीन को देख के अंदाजा करते हैं, पौधे को देख के अंदाजा हो जाता है जी। फसल खुद बता रही होती है मुझे पानी की ज़रूरत है या अभी नहीं है जी। ठीक है। कैसे वो पीली होने लग जाती है, कोई पत्ते उसके ढीले होने लग जाते हैं, क्या सूरत हाल क्या होती है? पानी जब ज़्यादा उसे देर बाद लगाएंगे तो पत्ते भी उसके ज़रूरत हो जाते हैं, लेकिन महसूस हो जाता है, ज़मीन खुद ही बता देती है मुझे पानी की ज़रूरत है या नहीं है जी। ठीक है जी सर। चलें, अच्छा ये बताएं कि अब फसल काश्त हो गई जी, फसल आगे निकल आई, इस पे बीमारियों का हमला भी होता है जिस तरह बाकी फसलों? बिल्कुल होता है जी। कौन सी बीमारियां ज़्यादा हमला करती हैं? कोई नाम शाम आपने सुना? नहीं तो फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं कि मकई की फसल पे किन किन बीमारियों का हमला हो सकता है? बीमारियों का इतना ज़्यादा नहीं है, रस्ट वगैरह आती है इस पे तो, लेकिन ज़्यादातर इस पे फंगस लगती होगी या फंगस भी नहीं है? फंगस भी इतनी खास नहीं है रस्ट, इसमें। रस्ट आती है, रस्ट आती है इनिशियल, लेकिन इस पे ज़्यादा जो है ना बोरर्स वगैरह का अटैक होता है। अच्छा। क्योंकि ये कॉटन के कुछ हिस्से में जो बहारिया है पैरेलल चल रही होती है तो उस वक्त इस पे वो बोरर का इंसेक्ट जो वहाँ अटैक है उसका होस्ट है ये होस्ट नहीं है, बस पैरेलल चल रहे होते हैं, वो इधर भी मूव कर जाते हैं, इधर भी मूव कर जाते हैं। होस्ट हुआ तो मूव करते हैं। ठीक है, होस्ट ही है। अच्छा, तो अगर ये जैसे आपने कहा कि ये अगर ऐसा कुछ अटैक हो जाता है फसल पर
तो फिर काश्तकार को करना क्या चाहिए? पहले उसे पता कैसे लगेगा ये अटैक हो गया है? फसल कमज़ोर होने से पता लगेगा या वहाँ पर असरात देखने से इसके महसूस होगा? वाज़ेह सिम्टम नज़र आती हैं कि क्या इसके symptoms ऊपर वो इसके पत्ते को करच रहे होते हैं, और स्पेशली जो स्टेम बोरर होता है वो इसका स्टेम के शुरू से लगता है और इसका पौधा मुरझाने लग जाता है। अच्छा। इनिशियल स्टेज पे इसका वो कार्बोफ्यूरान मिलती है, वो इनिशियल स्टेज पे फार्मर डाल देता है, चाहे वो बीमारी लगी हो ना लगी नहीं हो। लगी। क्यों डालता है? क्योंकि वो इसके जिस्म अपना बॉडी का पार्ट बन जाता है, जिस्म का पार्ट बन जाता है, उसके स्टेम का पार्ट बन जाता है, उसके अंदर रह जाता है फिर वो कार्बोफ्यूरान अंदर उसके, फिर बाद में बोरर उस पर आता नहीं। तो उसको पता होता है कि बोरर ने आना है, तो वो पहले से अप्लाई कर देते हैं उसको। एक सवाल मैं बाद में पूछूंगा आपसे, हाइब्रिड के जीन्स के भी इश्यूज हैं और लोग हमें डराते भी हैं कि भाई ये जो हाइब्रिड अक़साम हैं इनमें टॉक्सिक एलिमेंट होता है, मतलब ये जहरीले होते हैं, तो इन ख़ास तौर पे खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनमें एहतियात करनी चाहिए। आप ज़रा मुझे सोच के बताइएगा, मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछ लूँ। डॉक्टर साहब, यही सवाल जो अभी हमने इनसे किया कि अगर बीमारियों का हमला होता है तो आपका महकमा भी काश्तकार को कोई इस पर सपोर्ट फ्राहम करता है कि जी आप विज़िट कर लें, फसल देख लें और उसको गाइडलाइन फ्राहम कर दें कि क्या करना चाहिए? शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले थोड़ा सा मैं, जैसे उमैर को आपने क्वेश्चन किया पानी के हवाले से, 3 पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वैसे 8 से 10 पानी चाहिए, ठीक है। और पानी का ताल्लुक फसल की स्टेज, ज़मीन की हालत और मौसम के साथ होता है। ये 3 शराइत हैं। जब भी किसी फसल को पानी देना है तो इन तीन चीज़ों को मद्देनजर रख के रखना है। पानी बिल्कुल का फैसला करें। 3 पानी फूल आने पर आप मिस नहीं करेंगे। अगर ये मिस हो गया तो वो फूल की जो है अफेक्ट हो जाएंगे, उसकी तादाद, नंबर 1। नंबर 2, जब उसके अंदर पोलिनेशन का अमल हो रहा है, ठीक है, अमल ज़ेर की जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यानी उससे दाने उसने बनने, उसकी जो अंदर शुरू हो उसका गए, स्टार्ट होगा, दाने से पहले है। ठीक है। तीसरा जो है वो दाने बनने के टाइम है। ये 3 पानी बहुत ज़रूरी हैं। आप ये हम मिस, ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं क्रॉप की, जब हमने पानी लाजमी देना है। बाकी जो ज़रूरत है पानी, जी बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। दूसरी जो बात आपने बीमारियों के हवाले से आपने जिक्र किया, तो इसमें बीमारियां कम हैं क्योंकि नियाना है। इसमें इसकी कोई सिट्टे की है कि उसके सिट्टे काले होना शुरू हो जाएंगे, उसमें फंगल डिजीज़ है। कुछ बीमारियां जो शुमाली इलाका जाता है जहाँ नमी ज़्यादा है, इसका ताल्लुक है। बीमारियां आमतौर पे जहाँ नमी ज़्यादा होती है, मैंने वहाँ जो सिटा देखा है अमूमन बड़ा कमज़ोर सिटा होता है। शुमाली इलाका जात का आपने जिक्र कर दिया, वहाँ आप जाके मकई लेंगे ना तो हमारी मकई से वो अजीब सी महसूस होती है, उसमें खाने का जायका भी इतना अच्छा नहीं होता और वो सिटा भी बड़ा कमज़ोर होता है और दाने भी बड़े छोटे छोटे होते हैं। ये क्या फ़र्क है? उसकी वजह सॉइल है, उसकी ग्रोथ है, उसका इन्वायरमेंट है। बीमारी नहीं है ये। मैं बताता हूँ, सेब यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो वाला सेब नहीं होगा जो सेब चमन और कोयटा और उस साइड पे होता है, जो इसका एक्चुअल एरिया है। तो ये क्रॉप्स जो होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट जो कर गया, जिस इन्वायरमेंट कर गया, वो वहीं पे ही अगर फ्लरिश करेगा तो वहीं का होकर रह जाता है। और वहीं, क्योंकि उसकी वो कूप करता है, वो स्टेजेस के साथ कूप करता है, वो उसमें बहुत सारी इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हैं जो किसी भी क्रॉप की ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सूटेबल एरिया नहीं है तो फिर वहाँ इतनी काश्त क्यों की जाती है मकई? नहीं, वो करते हैं, उसकी प्रोडक्शन कम है, उनके पास चॉइस ये है। हमारे पास चूँकि सॉयल ओपन है, हमारी इन्वायरमेंट उसको बहुत ज़्यादा फेवर करती है। प्लेन एरिया की ये क्रॉप है, टेम्परेचर की क्रॉप है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है ये वहाँ पे होती है। ये कोल्ड एरियाज़ की क्रॉप फसल पक गई है, कैसे पता लगेगा? थोड़ा सा क्लियर टाइम भी जरा कम है अब। जी बिल्कुल, मैं ज़रा वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। आप कीड़ों की जब आपने बात की तो उसके अंदर शूट फ्लाई एक इंसेक्ट है और दूसरा मेज़ बोरर। अच्छा, ये शुरू में आता है, बहुत अहम है काश्तकार को पैगाम देना, क्योंकि आपने मुझे कहा है और हम ये अपने काश्तकारों को बताते हैं। उन्होंने शुरू में इस चीज़ का पहले 15-20 दिन में, काश्त के बाद शुरू 1 महीने के अंदर इसका बड़ा ख्याल करना है। और उस वक्त उनको मुख्तलिफ़ किस्म की दानेदार दवाई, उसमें फेप्रोनिल है, उसमें कार्बोफ्यूरान है, या और कोई मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है जो दानेदार तौर के सिस्टमिक जिसका असर है, वो लाजमी इस्तेमाल करना है। ये हमारी एक रिकमेंडेशन है। उसका जी वो छटा भी कर सकते हैं और उसके वुरल में भी डाल सकते हैं जो उसका है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इंसेक्ट है, मैं बहुत ज़रूरी था आपके इस प्रोग्राम के हवाले से अपने काश्तकारों को बताएं, और महकमे ज़राअत तौसीफ़ इस पर स्पेशल काम कर रहा है, वो है फॉल आर्मी वर्म। पिछले 2-3 साल के अंदर ये नया एक इंसेक्ट है, लश्करी सुंडी है। लेकिन इस इंसेक्ट का जो अटैक है, जो डैमेज है, बहुत ज़्यादा है। तो काश्तकार ने विजिलेंट रहना है। जब इसकी दरमियान में जब इसकी स्टेज आएगी, इसका अटैक होता है, आर्मी ये आम जो लश्करी सुंडी कपास में होती है उसी की तरह है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि शुरू में इसकी पहचान नहीं होती, ये ग्रुप लश्कर की सूरत में अटैक करता है, सुंडी है और ये हर चीज़ खा सकता है।
अच्छा। प्लांट्स की हर चीज़ ये खा सकता जाता है, इसकी कैपेसिटी है। इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ बेच रही हैं, उसमें डिफरेंट एमामेक्टन है, लेमडा साइहैलेथ्रीन है, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनको मतलब हम ल्यूफेनरान है, फेप्रोनिल है, इनको हम यूज़ करके इसको शुरू के स्टेज में कंट्रोल करना है। शुरू की हालत में जब हमें भी पैचेस नज़र आएंगे, गुच्छा नुमा इसके अंडे होते हैं, इकट्ठे ही होंगे जहाँ पे भी होगा, और छोटी छोटी सुंडियाँ होंगी, उनको वैसे ही आपने मैकेनिकल तौर पे शुरू में ख़त्म करना है। जब इसका अटैक ज़्यादा हो तो आपने लाजमी तौर पे इसके स्प्रे करना है। उसकी वजह यह है कि हमने क्रॉप को कंट्रोल उसको कंट्रोल कर नुकसान से बचाना है। उसके लिए अगर हमें लास्ट जो रिजॉर्ट है वो हमारा केमिकल कंट्रोल है। तो ये मेरा एक पैगाम भी आपकी स्टेज से कि फार्मर ने इस फाल आर्मी वर्म के हवाले से लापरवाह नहीं होना कि जी इस पे कीड़ों का हमला नहीं जी, होता, और इसकी चूंकि शुरू में जब है। इसका जो सुंडी है ठीक है। पहचान नहीं होती, लेकिन चौथी और पांचवी हालत में जब जाती है ये सुंडी तो इसकी वी शेप होगी, हेड जो है अच्छा। उल्टा वी शेप होगा, ये हमें पता चल जाएगा। और फिर उसके जिस्म के एंड पे जाके 4 धारियां इकट्ठी 7वें 8वीं स्टेज पे जाके एब्डोमेन पे 4 इसके इकट्ठे हैं मुरब्बा की शक्ल में निशान बनेंगे। तो ये प्योर इसकी निशानी है कि ये फाल आर्मी वर्म है। और हमें पंजाब के साउथ में विजिबल है, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। और बड़ा कीड़ा है लश्करी सुंडी, हमारे आम साउथ पंजाब के काश्तकारों को पता है। तो उससे बचाना अपनी क्रॉप को बहुत ज़रूरी है। इसका अटैक फैल रहा है, पिछले 2 साल पहले कम था, पिछले साल इसका काफ़ी अटैक हुआ है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये अटैक ज़्यादा होगा। मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, मेरा साहब से एक आखिरी बात पूछ रहा हूँ। हमें हमारे काश्तकारों को जो मकई काश्त करते हैं उनको वो ग्रुप बता दें जिससे वो अपनी मकई के पैसे अच्छे वसूल कर लें। काश्त तो कर ली उन्होंने, मेहनत भी कर ली, फिर वो इस्तेसाल का शिकार हो होते हैं, जहाँ भी बेचने जाते हैं मर्ज़ी का रेट लगता है। आप क्या तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं पैसे अच्छे मिल जाए? पहले था जी ये, लेकिन पिछले साल से अब ये नहीं है। अब फसल का रेट बिल्कुल ठीक मिल रहा है। ठीक मिल रहा है जी जी, कोई वो नहीं है जी। अच्छा, ये बताएं कि आपको पता कैसे लगता है कि अब मेरी फसल जो है वो पक गई है? क्योंकि सिट्टा तो अंदर है, ठीक है ना जी, और कैसे अंदाज़ा कैसे हो जाता है कि अब ये, क्योंकि अगर आपने प्री मैच्योर पहले पकने से पहले फसल काटी है तो तब भी नुकसान है, ज़्यादा टाइम गुजर गया तब भी नुकसान है। ये कैसे पता लग जाता है कि जब सिट्टा मुकम्मल मकई का तैयार हो जाता है तो जो उसका पौधा है वो खुद अपने आप सूखना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो खुद ही बता देता है मैं अब तैयार हो चुका हूँ। अच्छा ठीक है। तो फिर इसकी कटाई में भी कोई एहतियात है कि आपने क्या एहतियात करनी है, किस तरह काटना है, और फिर काट के इस सिट्टे को रखना कैसे है? इसको खुश करना है या फौरी तौर पे इसको बंद कर देना, क्या मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, वो जो सर्दियों वाली होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उससे नमी का प्रॉब्लम होता है। जो गर्मियों वाली आती है उसमें इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको आप बेशक काटते ही बिल्कुल आप काट के महफूज कर उसी लें। वक्त मशीन से शेलर करवा के बेच सकते हैं, कोई इसका इंतजार नहीं है। सर्दियों वाली पे इंतजार करना पड़ता है, लेकिन गर्मियों वाली पे कोई नहीं है। अच्छा, ये शेलर पे कितना खर्चा होता है? ये शेलर पे कोई नहीं है, पर एकड़ को 2-2,500-3,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा आ जाता है जी, ये नहीं है इतना। अच्छा, वो शेलर वहीं ले आते हैं या वही ले आते हैं, वहीं ले आते वो हैं? खुद। अच्छा, चलें, इसमें काफ़ी आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद है जी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आप तीन साहबान का यहाँ तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मकई की काश्त, मकई की फसल को अच्छे अंदाज से काश्त करने और बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल करने पर बात की। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।